नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष सिंह गुरुकुल के इस मंच से एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था और वो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर के आए थे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और बड़ा मस्त जोरदार गजब का टॉपिक लेकर के आए हैं। और जहाँ तक संविधान की बात है तो संविधान में ये टॉपिक बहुत ही खासम खास होता है, अर्थात आप इसको किसी भी सूरत हाल में इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। और ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और ये यूपीएससी से रिलेटेड है और खास करके यूपीएससी में भी ये पूछा जाता है, तो पूरा डिपार्टमेंट ही लेकर के हम आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। और ये जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अगर बात कॉन्स्टिट्यूशन की है तो आप इसको किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ इस टॉपिक से हम ज़बरदस्त तरीके से 18 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, लेकिन इस 18 में से लगभग 40 क्वेश्चंस हम यहाँ पर निकालेंगे और हमारी इस गुरुकुल टीम के द्वारा एक बड़ा प्रयास किया गया है और हम जो है आप तक पहुँचाने का प्रयास यहाँ से लगातार जारी कर रहे हैं। तो आइए आप लोग इसको देखिए, समझिए, चिंतन मनन करिए। अगर कोई शक हो, संदेह हो तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखिए, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है और इसमें ये पूछ रहा है कि संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। तो संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ब्रिटिश इंडिया काल में लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था पहली बार, तो ब्रिटिश इंडिया में जो लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था वो आप बताएंगे। लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था। फिर उसके बाद 1935 में इसका नाम बदल करके संघीय लोक सेवा आयोग किया गया था। संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया था, अर्थात फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो किया गया था 1935 में। लेकिन देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो इसका नाम बदल करके एक बार फिर से इसका नाम बदल करके संघ लोक सेवा आयोग किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग किया गया है। तो हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा इस पर चर्चा करना होगा। तो देखिए, हम अब इसमें संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग ये संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र निकाय है। ये किस पार्ट में दिया गया है? तो पार्ट 14 में है, भाग 14 में है। और आर्टिकल अगर इसका पूछा जाए तो 315 से लेकर के 323 तक है। 315 से लेकर के 323 तक ये दिया गया है। और ये संघ लोक सेवा आयोग जो है, इसमें आप कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम में लोक सेवा आयोग 3 भागों में बटा हुआ है। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो 3 भागों में बटा हुआ है। जैसे पहला है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जिसको आप यूपीएससी कह लीजिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और तीसरा जो हो सकता है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, तीसरा जो हो सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति पर संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है। लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है। ज्वाइंट
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए है, और राज्य लोक सेवा आयोग हर एक राज्य के लिए है, और जो संघ लोक सेवा आयोग है ये केवल संघ के लिए, भारत के लिए। तो प्रेजेंट टाइम में पार्ट 14 में और आर्टिकल 315 से लेकर 323 के दरमियान हमारे संविधान में 3 प्रकार के लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। पहला है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। दूसरा है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। और तीसरा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करता है। तो इसी के दायरे में हम लोगों को क्वेश्चन पर जाना होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन इसमें हमने दिया है वो आ चुका है। तो इसमें एक पूछ के आ रहा है, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, तो संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति आर्टिकल 316A के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो चेयरमैन होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप बताइएगा, राष्ट्रपति करता है। और किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 316A के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग दोनों अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और अगर राज्य का पूछा जाता कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तब राज्यपाल करता है। और इस समय प्रेजेंट टाइम में 2023 में इस समय जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है वो मनोज सैनी है, मनोज कुमार सैनी जो है वो इस समय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। और इनकी नियुक्ति 2023 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। तो इसका सेकेंड हो जाएगा, अर्थात यूपीएससी के जो चेयरमैन है उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में यूपीएससी के जो चेयरमैन है मनोज कुमार सैनी है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग एक नियामक संगठन है, गलत है। कानूनी संगठन है, ये भी गलत है। संसदीय अध्यादेश से जारी है, ये भी गलत है। ये संवैधानिक संगठन है, ये संवैधानिक संगठन है भैया। इसका उल्लेख जो है भाग 14 में है और आर्टिकल 315 से लेकर के 323 के अंतर्गत दिया गया है। और 3 प्रकार के लोक सेवा आयोग के गठन है। पहला यूपीएससी है, यूपीएससी। दूसरा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्य लोक सेवा आयोग। और तीसरा है ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेएसपीएससी है, एसपीपीएससी है, यूपीएससी। 3 प्रकार के लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और जो ये संघ लोक सेवा आयोग है ये बाद में अध्यादेश जारी करके नहीं बनाया गया है, या ये किसी नियम के द्वारा नहीं लाया गया है। ये संवैधानिक है। 26 जनवरी 1950 से ही ये संवैधानिक मान्यता के रूप में काम कर रहा। भाग 14 में है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक है। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उससे पहले ही पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में 1926 में ये लोक सेवा आ चुका था। और जब ऑल इंडिया फेडरेशन बना 1935 में, तो उस लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके संघीय लोक सेवा आयोग हो गया था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया था। और जब संविधान लागू हुआ तो इसके 3 पार्ट कर दिए गए, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए होता है। ये संवैधानिक संगठन है। इसका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। सीधे जो है ये कंपटीशन स्तर पर
पूछा जाता है, सिविल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आसान है। आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने आपको बताया है। तो देखिए, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए, संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य अलग है और संघ लोक सेवा कार्य अलग है, अर्थात कोई एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। तो यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, बिल्कुल गलत है, दोनों अलग अलग हैं। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, ये सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के से लिए जाते हैं, नहीं, सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं, ये गलत है। यह राज्य लोक सेवा आयोगों के वार्षिक दिशा निर्देश भेजता, गलत है। देखिए, अपने यहाँ राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग है जो कि राज्यपाल उससे जुड़ा हुआ है, संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग है, उससे राष्ट्रपति जुड़ा हुआ है, अर्थात एक दूसरे के कार्यों में दखल अंदाजी नहीं होती है। राज्य का अलग है और संघ का अलग है, तो इसमें कोई किसी से छेड़छाड़ की कोई बात यहाँ पर नहीं है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? तो आप बताइएगा कि इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों दो बातें हैं और दोनों दो बातें अलग अलग है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा जाता है, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? इसमें यह पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत यूपीएससी के चेयरमैन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन या मेंबर्स कैसे हटाए जाते हैं। तो राज्य के या संघ के या संयुक्त के कैसे लोग हटाए जाते हैं, इस पर प्रकाश डालना है। तो आर्टिकल 317 के तहत, आर्टिकल 317 के तहत चाहे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हों, संघ लोक सेवा आयोग के लोग हों, संघ लोक सेवा आयोग के हों, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग के हों, और चाहे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के हों, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के हों, तीनों में से कोई भी, चाहे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हों, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हों, चाहे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हों, तीनों में से कोई भी सदस्य या किसी भी अध्यक्ष को हटाना है तो राष्ट्रपति ही हटाएगा, भले ही क्यों ना ये राज्य का विषय हो, राष्ट्रपति हटाएगा। और किसके आधार पर हटाएगा राष्ट्रपति? कदाचार, प्रूव मिसबिहेवियर, कदाचार, साबित कदाचार, प्रूव मिसबिहेवियर या असमर्थता, इनकैपेसिटी, असमर्थता। तो असमर्थता के आधार पर, कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति महोदय लोक सेवा आयोग के सदस्य को भी, राज्य का हो चाहे संघ का हो चाहे संयुक्त का हो, अर्थात अगर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात हो या सदस्य की बात हो तो यहाँ पर राज्यपाल से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। राज्यपाल ला सकता है, नियुक्ति कर सकता है, संख्या निश्चित कर सकता है, लेकिन हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। और राष्ट्रपति दो तरीके से इनको हटाएगा, चाहे संयुक्त के हों, चाहे राज्य के हों, चाहे संघ के हों। वो प्रूव मिसबिहेवियर, कदाचार या इनकैपेसिटी, असमर्थता के आधार पर ये हटा सकता है राष्ट्रपति। और अगर ये चाहे तो आर्टिकल 145 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय इन सब को हटाने के लिए, लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने के लिए
सुप्रीम कोर्ट से सहायता ले सकता है, अर्थात राष्ट्रपति हटा सकता है। अगर ये चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, और जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को इनको हटाने के लिए परामर्श देगा तो 145 होगा। पर्टिकुलर लोक सेवा आयोग के, चाहे वो राज्य के हों, चाहे संघ के हों, चाहे संयुक्त के हों, किसी भी मेंबर्स को हटाना हो तो राष्ट्रपति हटाएगा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर। लेकिन अगर उसे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी हो तो सुप्रीम कोर्ट 145 का प्रयोग करके इनको सलाह दे सकती है। और एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखने वाली है, एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे तो फिर अपने मन से ये नहीं हटा पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जैसा रिपोर्ट बना के देगी, जैसा सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद राष्ट्रपति के द्वारा इनके सदस्यों को हटा दिया जाएगा 317A के अनुसार। तो इसमें यही पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाएगा। 317A के अनुसार राष्ट्रपति हटा सकता है, और अगर राष्ट्रपति चाहे तो 145 का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श पर इनको हटा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा तो फिर जैसा वो दिशा निर्देश देगी उसी के आधार पर ही माना जाएगा, अन्यथा वो मान्य नहीं होगा। इसका थर्ड हो जाएगा 317A, थर्ड सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मिलता जुलता है पिछले क्वेश्चन से। इसमें कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन है, बढ़िया, और ये किसी भी पेपर में आ सकता है। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के उनके कार्यकाल की, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने से पहले उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि कैसे उनको का मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, इन सभी लोगों को कैसे हटाया जा सकता है, वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप बता दीजिएगा कि 317 के अनुसार किसी भी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य सीधे तौर पर कदाचार और असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय जो परामर्श देता है वो किस आर्टिकल के तहत परामर्श देता है? आर्टिकल 145 के तहत परामर्श दे करके सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श पर, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श पर, और कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। राष्ट्रपति हटाएगा। परामर्श किसका होगा? सर्वोच्च न्यायालय का होगा। और सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को राष्ट्रपति को मानना होगा। जैसा सर्वोच्च न्यायालय दिशा निर्देश देगी उसी की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर सदस्य या अध्यक्ष को हटा सकते हैं। और कैसे हटाएंगे? साबित कदाचार, साबित कदाचार, प्रूव मिसबिहेवियर, इसके आधार पर, या वो कार्य करने में क्या हो? असमर्थ हो तो असमर्थता के आधार पर या कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो वही पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके कार्यकाल से पहले कैसे हटाया जाएगा? तो आप बता दीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन परामर्श किसकी होगी? सुप्रीम कोर्ट की होगी। किस आर्टिकल में होगी? 145 में होगी। कैसे हटेंगे? किस आधार पर हटेंगे? प्रूव मिसबिहेवियर, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। तो इस पर कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन सही है, सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। सेकेंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है और आप इसको जो है आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस पर हमने चर्चा किया है। तो देखिए, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता है? इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मसला होगा, कौन सा ऐसा मामला होगा जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने की जरूरत है ही नहीं, उसके लिए संघ काफी है, सफिशिएंट है। तो देखिए, पहला कह रहा है सिविल सेवा के लिए भर्ती की प्रणाली पर। देखिए, अगर सिविल सेवा की प्रणाली की बात है तो सिविल सेवा में राज्य लोक सेवा भी जुड़ा हुआ है, संघ लोक सेवा भी जुड़ा हुआ है, संयुक्त राज्य लोक सेवा भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें तो परामर्श लेना होगा, क्योंकि सिविल सेवा की भर्ती प्रणाली पर इसमें सलाह लेना अनिवार्य है। सिविल सेवाओं की नियुक्तियों में
अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर। अगर यूपीएससी कोई भी प्रावधान राज्य लोक सेवा आयोग के लिए बताती है तो राज्य लोक सेवा आयोग का इसका अनुसरण करना पड़ेगा। अर्थात यूपीएससी कोई भी सलाह देती है और उचित है तो राज्य लोक सेवा आयोग को अनुसरण करना चाहिए, करना पड़ेगा। ये भी सही है। सिविल सेवाओं में प्रमोशन, प्रोन्नति, सिविल सेवाओं में प्रमोशन और एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने के लिए, अंतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर। जैसे सिविल सेवा में अगर स्टेट से प्रमोट होना हो या यूपीएससी से प्रमोट से होना हो तो राज्य लोक सेवा आयोग भी जो है इनकी बात मान सकता है। इसमें राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श ले सकते हैं, प्रमोशन को लेकर के इसमें लिया जा सकता है। तो देखिए किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता है, तो सिविल सेवा की भर्ती प्रणाली पर लिया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग भी पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ा हुआ है तो सलाह दे सकती है। नियुक्ति के मामले में भी अगर कुछ सलाह देना हो दे सकता है, प्रमोशन की बात हो तो दे सकता है। लेकिन ट्रांसफ़र की जब बात आती है तो सिविल सेवाओं के ट्रांसफ़र की अगर बात आती है तो राज्य लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग को ट्रांसफ़र के लिए सलाह नहीं दे सकता है। तो ट्रांसफ़र में जैसे इसमें जो भी ट्रांसफ़र होते हैं सिविल सर्विस के मामले में इसमें सलाह नहीं दे सकता, इसका डी ऑप्शन सही है। तो इसमें सिविल सेवाओं के मामले में इन्हें सलाह देने का अधिकार नहीं है। बाकी प्रमोशन में सलाह दे सकता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, नियुक्ति के मामले में भी ये सलाह दे सकता, अनुसरण कर सकता है, भर्ती प्रणाली पर भी सलाह दे सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र के मामले में से सलाह देने का अधिकार नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट आर्टिकल 323 के अनुसार यूपीएससी प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट आर्टिकल 323 के अनुसार ये आप बता सकते हैं राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता। अगर यूपीएससी का पूछा जाए कि यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को। किस आर्टिकल में? 323 में अपनी रिपोर्ट ये संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय इस रिपोर्ट को बहस के लिए, चर्चा के लिए कहाँ पर रखवाते हैं? संसद को। तो आर्टिकल 323 के अकॉर्डिंग संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति 323 का प्रयोग करके वो अपनी रिपोर्ट बहस के लिए संसद में रखवाता, संसद में इस पर चर्चा होती प्रतिवर्ष। तो वही पूछ रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो यूपीएससी अपना रिपोर्ट प्रतिवर्ष जो इसके चेयरमैन है वो राष्ट्रपति को दे देंगे 323 के अनुसार, और फिर राष्ट्रपति महोदय बहस के लिए इसे कहाँ पर रखवाएंगे? संसद में रखवाएंगे। इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। और अगर राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट की बात की जाती तो राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को देता और राज्यपाल उस रिपोर्ट को बहस के लिए कहाँ रखवाते? तो राज्य विधानमंडल में रखवाते, और ये जो राष्ट्रपति है ये बहस के लिए कहाँ पर रखवाएगा? संसद में। इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। बहुत ही मज़ेदार और बढ़िया जानकारी वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल्स, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल नई अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? भारत की सबसे बड़ी जो सर्विस मानी जाती है वो ऑल इंडिया सर्विस मानी जाती है, ऑल इंडिया सर्विस मानी जाएगी, ऑल इंडिया सर्विस मानी जाती है। और इसमें
आप कह सकते हैं कि जो ऑल इंडिया सर्विस है वो 312 का प्रयोग कर दिया जाएगा, और 312 का प्रयोग करके और ये विधेयक, ये बिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा में इसे 2/3 बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से 2/3 बहुमत से इसे पारित करा लिया जाएगा। 2/3 बहुमत से पारित करा लिया जाएगा। और ऑल इंडिया सर्विस में 3 प्रकार की सर्विस हैं। ऑल इंडिया सर्विस जो है वो 3 प्रकार की सर्विस है। एक है IAS, ऑल इंडिया सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दूसरा है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। और तीसरा है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नॉट फॉरेन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो IFS हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये 3 ऑल इंडिया सर्विस है। तो मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऑल इंडिया सर्विस के कुछ नए पद जारी करने हो तो 312 का प्रयोग करके वह विषय राज्यसभा में लाया जाएगा, और राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले यदि 2/3 सदस्य के पक्ष में मतदान कर देते हैं तो फिर वह सर्विस जो होगा ऑल इंडिया सर्विस में मान लिया जाएगा। तो इसका 312 ऑप्शन सही होगा। तो इस समय 3 प्रकार के ऑल इंडिया सर्विस का प्रावधान किया गया है। तो ऑल इंडिया सर्विस की बात जो है वो 312 में है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन सही है। ऑल इंडिया सर्विस या अखिल भारतीय सेवा किसे कहते हैं? तो अखिल भारतीय सेवा का संबंध जो है वो राज्य से भी होता है और संघ से भी होता है। नियुक्ति, परीक्षा, वेतन, भत्ते, योग्यता जो तय की जाती है वो संघ के द्वारा, लेकिन ये लोग अपनी सेवा कहाँ देते हैं? राज्य में। तो जो राज्य और संघ दोनों से जुड़ा हुआ है तो ऐसे सेवकों को हम लोग अखिल भारतीय सेवा के नाम से जानते हैं। और अखिल भारतीय सेवा के पदों को अगर जारी करना हो तो वह बिल 312 का प्रयोग करके सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में लाया जाएगा। और यदि राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य पक्ष में मतदान कर देते हैं तो वह सेवा अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आ सकता है। तो हमारे यहाँ 3 प्रकार के सर्विस की बात है। ऑल इंडिया सर्विस है, सेंट्रल सर्विस है, स्टेट सर्विस है। तो ऑल इंडिया सर्विस जो दोनों से जुड़ी होती है, सेंट्रल सर्विस जो सेंटर से जुड़ी होती है, स्टेट सर्विस जो है वो स्टेट से जुड़ी होती है। तो सबसे बड़ी सर्विस ऑल इंडिया सर्विस मानी जाती है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। 312 में ऑल इंडिया सर्विस का प्रावधान किया गया है। और अगर नया पद कोई जारी करना हो या किसी भी डिपार्टमेंट को ऑल इंडिया सर्विस में मिलाना हो तो वह बिल सिर्फ और सिर्फ राज्य में लाया जाएगा, राज्यसभा में। और यदि राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य इसके पक्ष में मतदान कर देते हैं तो उस पर जो है ऑल इंडिया सर्विस की मोहर लग दी जाएगी। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए बड़ा क्वेश्चन है लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन आसान नहीं होता लेकिन समझ एक ऐसी चीज़ है जो आसान बना देती है। तो आपको सिर्फ पढ़ना होगा, धैर्यपूर्वक समझना होगा, बड़े क्वेश्चन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप इसको पढ़ना शुरू करिए। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें ये पूछ रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें ये देखना है, इसमें 2 चीज़ें हैं, कौन करेक्ट है और किसको लेकर के करेक्ट है? राज्य लोक सेवा आयोग के। तो आपको ये इसमें चुनना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में कौन करेक्ट है, कौन सही है। पहला ऑप्शन है सदस्यों की संख्या संविधान द्वारा निर्धारित है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सदस्यों की संख्या राज्य लोक सेवा आयोग में तय नहीं है। सदस्यों की संख्या को तय करने का अधिकार हमारे राज्यपाल महोदय को है। राज्यपाल तय करेंगे, संविधान तय नहीं करता है। संविधान इतना कहता है कि अगर यूपीएससी में सदस्यों की संख्या
संख्या तय करनी हो तो उसके लिए यूपीएससी के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार है, और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए संख्या तय करने के लिए राज्यपाल जिम्मेदार है, और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार है। तो हमारे संविधान में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, मूल संविधान है, उसमें कितने सदस्य होंगे ये तय नहीं किया गया है, ये राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग के लिए, और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के लिए राज्यपाल पर छोड़ दिया गया है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे राज्य में भी 10 टोटल सदस्य हैं, एक इसमें अध्यक्ष होता है, 9 अदर मेंबर्स होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में भी एक अध्यक्ष होता है और 9 अदर्स मेंबर्स होते हैं। बाकी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग प्रेजेंट टाइम में कहीं है ही नहीं। तो इसमें प्रेजेंट टाइम में 10 यूपीएससी में है और 10 ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात पूछ रहा है तो राज्यपाल तय करेगा, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति तय करेगा। तो 10-10 है, लेकिन संविधान ऐसा कुछ नहीं बताता है कि 10 है कि 5 है, कितना है। यूपीएससी में राष्ट्रपति अपना जाने और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में राज्यपाल अपना जाने। तो ये कह रहा है कि सदस्यों की संख्या संविधान द्वारा निर्धारित गलत है, संविधान तय नहीं करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग की बात है तो कौन तय करेगा? राज्यपाल। दूसरा ऑप्शन देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। चाहे किसी भी आयोग का सदस्य अध्यक्ष हो, वो राष्ट्रपति ही हटाएगा। यहाँ पर राज्यपाल का कोई मतलब नहीं है। 317 में है। हाँ, राष्ट्रपति अगर किसी से परामर्श लेना चाहे तो किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, बाकी और से परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। बिल्कुल गलत है, राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण करता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे ये राज्यपाल तय करेगा, और राज्यपाल तय करता है। और इस समय राज्य लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य हैं? 10। एक अध्यक्ष होता है, इसमें एक अध्यक्ष होगा और 9 अदर मेंबर्स होंगे, अन्य सदस्य होंगे। लेकिन इतना जरूर याद करिएगा, जो ये 10 लोग हैं, 10 में से 5 ऐसे होंगे जिन्हें संघ में या राज्य में प्रशासन के बारे में जानकारी होगी। हमारा संविधान कहता है कि जितने भी यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने भी सदस्य हों, उसमें चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 5 हों, जितने भी हों, अगर देश की बात है तो राष्ट्रपति जाने और राज्य की बात है तो राज्यपाल जाने। लेकिन इतना जरूर जाने कि जितना भी हो उसका 50% जो होगा वो राज्य लोक सेवा आयोग में काम कर चुका हो, मतलब राज्य में प्रशासन का भार संभाल चुका हो या देश में प्रशासन का भार संभाल चुका हो। तो 10 मतलब आधे ऐसे सदस्य होंगे, टोटल जितना भी हो उसमें आधे ऐसे होंगे जिन्हें प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में उनको विशेष जानकारी प्राप्त हो, चाहे वो देश के लिए प्रशासन में काम कर चुके हों, चाहे राज्य के लिए काम कर चुके हों। तो ये जो पूछ रहा है तीसरा ऑप्शन, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण करता है, बिल्कुल सही है। इस समय 10 सदस्य हैं और 10 में से 5 प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते। गलत है, 65 नहीं होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होंगे वो 62 वर्ष तक होंगे। 62 वर्ष तक के होंगे। 65 जो होगा वो यूपीएससी का चेयरमैन होगा। तो पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो इसमें पूछ रहा कौन कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है? तीसरा कथन सही है। तीसरा कथन सही है, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण करता है। तीसरा ऑप्शन सही है। इस समय 10 है, 10 में से 5 प्रशासन से जुड़े होते हैं, इसका थर्ड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? इसमें आर्टिकल 322 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं या इसके जो सदस्य हैं, इनको वेतन भत्ते जो दिए जाते हैं वो
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो इनका खर्चा किस पर भारित होता है? तो जो इस समय राज्य की संचित निधि है, अर्थात जो यहाँ पर राज्य सरकार का पैसा जहाँ पर इकट्ठा होता है, कंसोलिडेट होता है, तो वहाँ से जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि से इनका पैसा जाएगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, उनको राज्य की संचित निधि से वेतन भत्ता दिया जाएगा, 322 में है। और यूपीएससी की अगर बात हो तो यूपीएससी का वेतन भत्ता जो जाएगा वो भारत की संचित निधि से। तो अगर संघ की बात है तो भारत की संचित निधि से जाएगा, और राज्य की बात है तो राज्य की संचित निधि से जाएगा। 322 में वेतन भत्ता इन सबका दिया जाता है। तो ये राज्य की संचित निधि पर भारित, मामला राज्य का है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग के जो भी सदस्य हैं उनके खर्चे का भार किस पर होता है? राज्य की संचित निधि से होता है, आर्टिकल 322 में दिया गया है। इसका सेकंड हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। आपको सिर्फ पढ़ना है और यहाँ पर लड़ना है और निखरना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? इसमें यह कह रहा है किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है। इसमें यह कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग का यदि कार्य है तो किसका अनुमोदन होगा? जो राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य यूपीएससी कर सकता है। तो आपको सीधा बता दें कि यदि कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग राज्य में सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा है, अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे और राज्यपाल महोदय उस राज्य के राज्यपाल हैं वो राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे और कहेंगे कि भैया हमारे यहाँ जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, अर्थात हम चाहते हैं कि आप अनुमोदन कर दीजिए। और अगर आप अनुमोदन करेंगे तो यूपीएससी हमारे राज्य में कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यदि राष्ट्रपति चाहे तो अपना अनुमोदन करके और यूपीएससी को राज्य में कार्य करने के लिए भेज सकता है। तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का निर्वहन कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति अनुमोदन अपने हिसाब से नहीं करेगा, उसके लिए सिफारिश किसकी होगी? उसके लिए उस राज्य के लिए सिफारिश उस राज्य के राज्यपाल से होगी। तो किसी भी राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा है तो उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से सिफारिश करेगा और कहेगा कि आप अनुमोदन कर दीजिए। और जब आपका अनुमोदन हो जाएगा तो फिर यूपीएससी उस राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का निर्वहन आसानी से कर सकेगा। तो इसमें किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से, तो किसके अनुमोदन से? राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुमोदन करेंगे, गलत है। प्रधानमंत्री अनुमोदन करेंगे, गलत है। लोकसभा अध्यक्ष अनुमोदन करेंगे, गलत है। भारत का राष्ट्रपति अनुमोदन करेगा। तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग अपना कार्य कर सकता है। इसका डी हो जाएगा, अनुमोदन राष्ट्रपति का होगा, इसका डी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। हर एक क्वेश्चन, अगर यूपीएससी की बात है, अगर यूपीपीएससी की बात है या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है, निश्चित तौर पर आप ये जान लीजिएगा कि ये गारंटी के साथ हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से बचने वाला नहीं है, पूरा उड़ा दिया जाएगा। ये पूरा जो यूपीएससी है, यूपीपीएससी, ये आज बचने वाला नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, सीधे इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो देखिए इसमें 2
अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आर्टिकल 316A में, चाहे वो संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात हो चाहे यूपीएससी की बात हो, तो 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, बात 2 या 2 से अधिक राज्यों की है। और जब 2 या 2 से अधिक राज्यों की बात आ जाएगी तो ऐसे कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति करने का अधिकार अब राज्यपाल को नहीं होगा, गवर्नर को नहीं होगा, बल्कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो चेयरमैन की नियुक्ति करने की बात है तो आप बताएंगे राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति कर सकता है 316A के तहत। तो देखिए यूपीएससी के अध्यक्ष की बात हो, या ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो, जेएसपीएससी की बात हो या यूपीएससी की बात हो, इन दोनों के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। फिलहाल ये क्या पूछ रहा है? यही पूछ रहा है कि 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसलिए करता है क्योंकि इसका गठन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संसद के द्वारा किया जाता है, और संसद ने अगर गठन किया है तो स्वाभाविक है वहां पर राज्यपाल नहीं होगा बल्कि राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा यूपीएससी के अध्यक्ष और ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष या सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और बात जब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की होती है तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो इसका जो हो जाएगा सेकेंड, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये पूछ रहा है निम्न में से कौन एक ऑल इंडिया सर्विस नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। तो 3 प्रकार की सबसे पुरानी ऑल इंडिया सर्विस है और आपको हमने पहले बता दिया है। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अगर फॉरेन सर्विस पूछा जाए तो सेंट्रल सर्विस में। ऑल इंडिया सर्विस में 3 बड़ी सर्विस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो इसमें भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये सही है। इंडियन पुलिस सर्विस, ये भी सही है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, ये सेंट्रल सर्विस में आ जाएगा, ये गलत है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये सही है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ये नहीं है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, आसान है, आप पिछले कई क्वेश्चन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। ऑल इंडिया सर्विस अखिल भारतीय सेवाओं में कितनी सेवा की श्रेणियां, कितनी कैटेगरी हैं? हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर इन ऑल इंडिया सर्विस? हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर इन ऑल इंडिया सर्विस? तीन आपको पता ही है, हम बताते ही चले आ रहे हैं। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसका पहला सही है। और जितने भी ऑल इंडिया सर्विस है इनकी चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? 312 में। और अगर किसी को जोड़ना हो या घटाना हो या नया लाना हो तो इसके लिए बिल कहाँ लाया जाता है? इसके लिए बिल लाया जाएगा राज्यसभा में लाया जाएगा। और कितने से पारित कराया जाएगा? उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य स्पेशल मेजोरिटी के साथ पारित होगा। यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी की कोई किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है। ऑल इंडिया सर्विस में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आ जाएगा, इंडियन पुलिस सर्विस आ जाएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आ जाएगा, पहला सही है।
इसका ए हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। देखिए ये हर एक परीक्षा में कहीं से भी आके टपक सकता है एक क्वेश्चन, लेकिन इसमें 5-6 क्वेश्चन बना सकते हैं। छोटी परीक्षाओं के लिए कम से कम 4 क्वेश्चन, आप इसी क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे आईएएस लोगों का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो आईएएस लोगों का प्रशिक्षण जो होता है मसूरी में। भारतीय प्रशासनिक सेवा, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी। आईपीएस लोगों को कहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है? तो आईपीएस लोगों को, भारतीय पुलिस सेवा लोगों को प्रशिक्षण केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज माउंट आबू में दिया जाता है। और भारतीय रेल सेवा प्रथम श्रेणी स्टाफ कॉलेज बड़ौदा। और इनकम टैक्स सर्विस जो है वो प्रशिक्षण दिया जाता है आईआरएस वालों को, प्रशिक्षण स्कूल नागपुर। तो देखिए ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है, डी का 3 है। ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 और सी का 4 डी का 3। तो आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा ये राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में उत्तराखंड में है। भारतीय पुलिस की जो सेवा होती है, जो भारतीय पुलिस सेवा है, ये कहाँ पर प्रशिक्षण लेती है? माउंट आबू में, केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज माउंट आबू। और जो भारतीय रेल सेवा फर्स्ट क्लास कैटेगरी के लोग हैं, स्टाफ कॉलेज बड़ौदा। और इनकम टैक्स से जो लोग जुड़े हुए हैं, प्रशिक्षण स्कूल नागपुर। तो देखिए जो आईएएस लोग हैं, आईएएस लोग ये मसूरी में प्रशिक्षण लेंगे, उत्तराखंड। आईपीएस लोग ये माउंट आबू। और आईआरएस जो आयकर सेवा है, इनकम टैक्स, तो जो इनकम टैक्स वाले हैं, इनकम टैक्स से जो जुड़े हुए हैं वो आप बताएंगे। इनकम टैक्स वाले नागपुर में। और जो रेलवे डिपार्टमेंट से जो जुड़े हुए लोग हैं वो स्टाफ कॉलेज बड़ौदा से रेलवे वाले जो है वो बड़ौदा में प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो इसका ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। इसका ऑप्शन डी सही है, डी ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, इसमें ये पूछ रहा है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूपीएससी और यूजीसी संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ है? तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग ये तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत लाया गया है, संविधान में ही है ये संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी जो है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भैया ये तो भाग 14 में है। और आर्टिकल अकेले 315 से लेकर 323 तक, ये तो संवैधानिक प्रावधान है। और यूजीसी यूनाइटेड ग्रांट कमीशन 1956 में आया है और ये विधिक व्यवस्था है, संसदीय विधि के द्वारा लाया गया है, कानून बनाया गया। ये विधिक व्यवस्था, ये संवैधानिक नहीं है। यूनाइटेड ग्रांट कमीशन जो है ये संवैधानिक नहीं है, ये विधि द्वारा है। तो ये संविधान में है, यूपीएससी संविधान में है। और अधिनियम द्वारा कौन लाया गया है? अधिनियम द्वारा यूजीसी लाया गया है। यूजीसी जो लाया गया है 1956 के तहत। और ये यूपीएससी कब आया है? 26 जनवरी 1950 में है, 26 जनवरी 1950 में है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज कुमार सैनी है यूपीएससी के अध्यक्ष। और इस समय यूनाइटेड ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष जो हैं वो जगदीश कुमार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष हैं।
तो जो यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 में आया है, संसदीय प्रक्रिया के तहत आया है, विधि द्वारा आया है। और जो यूपीएससी आया है ये संविधान के तहत आया है। इस समय इसके अध्यक्ष मनोज कुमार सैनी हैं और जगदीश कुमार जो हैं वो आप बताएंगे यूनाइटेड ग्रांट कमीशन से हैं। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया सर्विस अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित होती हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें जो निर्धारित की जाएंगी, सेवा शर्तें जो निर्धारित की जाती हैं वो आप बताएंगे आर्टिकल 316 के तहत 315 डी के अनुसार 315 डी के अनुसार सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार किसे है? संसद तय करेगी। ऑल इंडिया सर्विस के बारे में सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार 315 डी के अनुसार संसद को है। तो भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा और इसके लिए बिल लाया जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा में लाया जाएगा, 2/3 बहुमत से पारित कराया जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। तो देखिए हमने ये जो 18 क्वेश्चन थे इसको बताने की कोशिश की है और उम्मीद हमें यही है कि थोड़ा बहुत आपको समझाने में हम सफल जरूर होंगे। और अगला जो टॉपिक होगा वो हिस्ट्री के बारे में होगा और उसमें जनजातीय विद्रोह के बारे में होगा, जैसे संताल विद्रोह है, खासी विद्रोह है और सारे तमाम विद्रोह हैं। तो उससे हम टॉपिक हिस्ट्री से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।